अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लैब का मैनुअल नंबर 7। ठीक है, तो मैनुअल नंबर 7 के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं? हमारे पास एक ऐसा वे होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस को रेडी क्यू से रनिंग क्यू यानी रैम से सीपीयू तक लेकर जाते हैं और फिर इनको परफॉर्म कराते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, इनके एवरेज टाइम निकालते हैं, इनका वेटिंग टाइम निकालते हैं, इनका टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस एल्गोरिदम को यानी इस प्रोसेस में यूज़ होने वाले एल्गोरिदम को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। अब स्केड्यूलिंग की बात करते हैं तो इसमें टाइम की बात ज़रूर आती है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी अगर शेड्यूल बनाना है, कोई भी स्केड्यूल बनाना है, तो इसके अंदर हमारा टाइम जो है वो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव में है कि हमने यहाँ पे सी प्रोग्राम भी लिखने हैं अपने सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें हमारे पास हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरा जो प्रोग्राम आएगा वो आता है सीपीयू स्केड्यूलिंग का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, ये दो एल्गोरिदम जो हम लोगों ने इसको सी प्रोग्रामिंग में भी रन करने हैं। और इसको यहाँ पे अगर इनकी टास्क की बात करते हैं तो इसमें टास्क नंबर 1 में है कैलकुलेट द एवरेज टाइम यूजिंग द FCFS एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज टाइम निकालना है। ठीक है, जबकि टास्क नंबर 3 में एवरेज टाइम यूजिंग द SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम का। तो ये दो टास्क है जिनके सिर्फ हम लोगों ने टाइम निकालने हैं, थ्योरी के तौर पर भी हम लोगों ने इसको करना है। जबकि अगले दो टास्क जो टास्क नंबर 2 और 4 है, इनका कोड गिवन है, इस कोड को समझेंगे और फिर इस कोड के हम लोगों ने अपने VIM एडिटर के अंदर जो है इसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग टास्क नंबर 1 कर लेते हैं। टास्क नंबर 1 से पहले उन्होंने हमें हमारे FCFS एल्गोरिदम के बारे में कहा हुआ है कि CPU स्केड्यूलर विल डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी गिवन टू द CPU फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जो हमारा CPU स्केड्यूलर होता है ना, वही डिसाइड करता है कि उसने पहले कौन सा प्रोसेस जो है वो CPU को देना है एग्जीक्यूट होने के लिए। फॉर दिट इज यूज द डिफरेंट एल्गोरिदम टू चूज अमंग द प्रोसेसेस। वन अमंग द एल्गोरिदम इज FCFS एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में हम लोग इसका बेसिक क्राइटेरिया हमारे पास अराइवल टाइम ही होता है, लेकिन यहाँ पे अराइवल टाइम तो बिल्कुल जीरो है। यानी इट्स मीन हम कोई भी प्रोसेस जो है वो अपने CPU को दे सकते हैं कि तुम इसको रन करो। ड्यूरेशन जो है बेसिकली यही इसका बस टाइम भी होता है। अब इसमें ऑर्डर कितने हैं? 3। ऑर्डर का मतलब होता है कि इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? 3 प्रोसेसेस हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है एवरेज टाइम यूजिंग द FCFS एल्गोरिदम को अपना यूज़ करते हुए इसका एवरेज टाइम निकालना है। मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास एवरेज टाइम जो होता है ना वो 2 तरह के हम लोगों ने निकालने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम है वो है ही 2 तरह की। एक हमारे पास है हमारा वेटिंग टाइम और एक है हमारे पास हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसका वेटिंग टाइम। ठीक है, इस एल्गोरिदम को रन करते हुए इसका हम लोग निकालेंगे वेटिंग टाइम। अगर मैं प्रोसेस 1 की बात करती हूँ तो मैं अगर कहूँ कि इसका अराइवल टाइम 0 है, मतलब इसको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब इसका अराइवल टाइम ही 0 है, मतलब कि ये जैसे ही एंटर हुआ ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास वेटिंग टाइम है वो कितना आया है? 0 आया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे साथ ही टेबल बना लेना है और यहाँ पर लिखना है कि इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 आया है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसके प्रोसेस 2 की, तो प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेटिंग टाइम ऑफ P2 का वेटिंग टाइम जो हम लोगों ने निकालना है वो किसके इक्वल है? वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्लस, यानी P1 का वेटिंग टाइम कितना था? 0, और P1 की ही ड्यूरेशन लेंगे। ठीक है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस 1। अब देखो वेटिंग टाइम कितना है इसका, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो इसका वेटिंग टाइम प्रोसेस 1 का कितना आया था? मेरे पास 0 आया था, और अगर 0 में मैं प्लस करूँगी इसकी ड्यूरेशन कितनी थी? 24। P1 की ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे 24 है। तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास टोटल वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस 2 कितना आएगा? 24 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने वेटिंग टाइम फाइंड करना है किसका? P2 का, P3 का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेटिंग टाइम ऑफ P2, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेटिंग टाइम ऑफ P2। ठीक है, P3 के लिए हम लोग P2 का लेंगे और साथ में हम लिखेंगे प्लस इसका जो हमारे ड्यूरेशन है P2 की, ड्यूरेशन ऑफ P2। अब देखो वेटिंग टाइम ऑफ P3 हमारे पास कितना होगा? इसमें वेटिंग टाइम ऑफ P2 हमारे पास 24 था, तो 24 में हम लोग प्लस कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ P2 की ड्यूरेशन कितनी थी? 3। जब मैं इनको आपस में ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 27। ठीक है, अब मेरे पास जो है जो वेटिंग टाइम आया है ना वो क्या क्या आया है मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे
मेरे पास जो वेटिंग टाइम आया है, वेटिंग टाइम, ठीक है, प्रोसेस 1 के लिए वेटिंग टाइम क्या है, 0 है, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0, मतलब कि वो डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट हो गया। अब कितना टाइम लगा उसको, P2 के लिए वेटिंग टाइम कितना है, 24 है। उसके लिए P3 का जो वेटिंग टाइम है वो कितना है, 27। अब मैं इन सबको प्लस करके इनको ऐड करेंगे जब हम लोग, तो देखिए 7 4 कितना होता है हमारे पास, 11 होता है। 11 में हम, यानी इसका जो टोटल मेरे पास वेटिंग टाइम आया है वो आया है मेरे पास 51, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम इसकी टोटल निकालें तो कितना आता है, 51 आता है। अब मुझे इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में है एवरेज टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 51 को, यानी अब यहाँ पे हम लोग एवरेज टाइम निकालेंगे 18, आप कह सकते हैं इसको एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो इसमें 51 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि मेरे पास 3 है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के। यानी इसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम आया वो मेरे पास है 17। अब मुझे इसका क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टर्न अराउंड टाइम P1 के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे हम लोग यहीं पे नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पर इस तक को हम लोग कर देते हैं क्लीन। अब यहाँ पे हम लोगों को निकालना है हमारा एवरेज टाइम में वेटिंग टाइम हो गया, उसकी एवरेज निकल आई। अब हमें टर्न अराउंड टाइम और उसकी एवरेज निकालनी है। तो टर्न अराउंड टाइम जो है, मैं इसको यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम TAT से रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसके लिए निकालना है, टर्न अराउंड टाइम P1 के लिए निकालना है। तो P1 के लिए हमारे पास वेटिंग टाइम ऑफ P1 का वेटिंग टाइम क्या था, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ P1 क्या था, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हमारी जो ड्यूरेशन थी, हमारी P1 की जो ड्यूरेशन थी, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ P1, तो यहाँ पे DP1 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वेटिंग टाइम ऑफ P1 के लिए, तो वेटिंग टाइम इसका 0 था और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 24। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 24 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम जो आपने P2 के लिए निकालना है, तो इसके लिए वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना था, 24 था। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, 3। तो ये किस चीज़ के इक्वल आया, ये आया हमारे पास 27 के इक्वल। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम जो है वो मैंने P3 के लिए निकालना है। तो P3 का वेटिंग टाइम कितना था, 27 था। तो इसमें मैंने इसकी P3 की ही ड्यूरेशन ऐड की, जो कि है मेरे पास 4। जब 27 + 4 करेंगे तो ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 31 के, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर इसका अलग से टेबल बना लेती हूँ, इसके लिए मैं इसको यहाँ से, ये आप नोट कर लीजिएगा इसका वेटिंग टाइम। यहाँ से इस चीज़ को हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसका अब टर्न अराउंड टाइम का जो है ना टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो P1 का जो मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आया है वो है 24, P2 का जो टर्न अराउंड टाइम आया है वो है 27, और इसी तरह से P3 का जो मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आया है वो है 31। अब इनको जब मैं ऐड करूँगी तो ऐड करने के बाद यानी इसकी जो टोटल निकालेंगे तो वो मेरे पास कितनी बनती है, टोटल अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ ना तो तकरीबन मेरे पास बनती है 82, ठीक है। 82 बनी। अब 82 में मैं क्या करूँगी, इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो 82 को डिवाइड करा देंगे, यानी यहाँ पर नीचे मैं इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेती हूँ। तो 82 को डिवाइड करा देंगे 3 के साथ, और 82 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, और इसका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं या समथिंग मेरे पास 27.33 इतना आता है। तो ये मेरे पास क्या है, इसका एवरेज टाइम है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसी तरह से ही कैलकुलेशन करनी थी कि हम लोगों ने एवरेज टाइम यूजिंग द FCFS एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए इसका भी कोड हम लोग टास्क 2 के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ वेटिंग टाइम का मतलब होता है, यहाँ पे 2 तरह के टाइम यूज़ हो रहे हैं। इसमें एक होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम, एक होता है हमारे पास वेटिंग टाइम। तो इन दोनों टाइम की हम लोगों ने एवरेज निकालनी थी, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो इसका एवरेज टाइम होगा यूजिंग द FCFS एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टास्क नंबर 1। अब हम लोग करेंगे अपना टास्क नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें हमारा जो है वो कोड गिवन है, तो उस कोड को देख लेते हैं जिसको हम लोगों ने रन करना है। और हमने अपने यहाँ पर देखे उन्होंने सारे स्टेप बताए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ID, सर्विसेज टाइम, ये सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस देखने के बाद हम लोगों ने इस कोड को अपने VIM एडिटर के अंदर लिखेंगे और एक एक लाइन को हम समझेंगे कि ये कोड क्या है और किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तब तक के लिए आप लोग ये जो लेक्चर था इसको नोट कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।